नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। 1.2 में आपको कुछ अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं और आपको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रश्नावली में आपको कुछ अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल मान लो, √2 दे रखा है, √3 दे देगा, √5 दे देगा। इस प्रकार के आपको कुछ अपरिमेय संख्याएं देगा। अपरिमेय संख्या देखकर आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे मान लो कि आपके सामने एक शेर खड़ा है। आपके सामने क्या खड़ा है? एक शेर खड़ा है और आपको कोई बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक शेर है। शेर को शेर सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे? सामने वाला कह रहा है कि शेर को शेर सिद्ध करके दिखाओ। अब शेर को शेर सिद्ध कैसे कर सकते हैं भाई? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की सहायता लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को विरोधाभास विधि भी बोलते हैं। विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि क्या होती है? हम क्या करते हैं, शेर को शेर अगर आपको सिद्ध करना है तो हम उल्टा मान के चलेंगे। सामने वाला कह रहा है सिद्ध करके दिखाओ, हम बोलेंगे चल तू मान नहीं रहा, शेर है ये, तो एक काम कर, तू बता क्या होगा। मान लो कि सामने वाला बोल दे आपको कि ये कुत्ता है, तो अब आप उसको उल्टा बोलो कि तू सिद्ध करके दिखा ये कुत्ता है। अगर सामने वाला आपको ये सिद्ध करके दिखा देता है ये कुत्ता है, तब तो आप बोल दोगे हाँ भाई ये सिद्ध करके दिखा देता तो ये कुत्ता है। अगर वो ये सिद्ध नहीं कर पाता कि ये कुत्ता है, तो आप बोलोगे कि तू सिद्ध नहीं कर पाया कि ये कुत्ता है, इसलिए क्या है, एक शेर है। इस प्रकार की विधि को अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन विधि या फिर विरोधाभास विधि। इन जस्ट उल्टा मान के चलते हैं और वो जो उल्टा मान के चलें उसको हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ है। जिसको हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो फिर पहले वाली बात को अपन क्या मान लेते हैं? सही मान लेते हैं कि हाँ हमारी पहले वाली बात क्या थी, सही थी। तो इसमें शेर को शेर कैसे सिद्ध करोगे भैया? आप शेर को शेर सिद्ध करने के लिए आप बोलोगे कि देखो इसके ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बड़ी बड़ी दाढ़ी जो मुंह पर होती हैं वो शेर की होती हैं। तो सामने वाला हो सकता है आपको ये बोल दे कि ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी तुम बता रहे हो ये तो हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते हैं। विशेष प्रकार के कुत्तों के भी क्या हो सकती है, ऐसी दाढ़ी हो सकती है, जिनको कुछ लोग विलायती कुत्ते भी बोलते हैं। विलायती कुत्ते जो आते हैं उनकी जो दाढ़ी होती है वो क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये शेर नहीं, ये तो विलायती कुत्ता है। तो फिर आप बोलोगे एक काम कर, ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मान ले, ये देख इसके एक सुंदर सी पूंछ है, और सुंदर सी पूंछ तो किसकी होती है, शेर की होती है। पर सामने वाला फिर बोलेगा क्या ज़रूरी है कि सुंदर सी पूंछ शेर के ही हो? सुंदर सी पूंछ किसकी हो सकती है, कुत्ते की भी हो सकती है। आप अब भी सिद्ध नहीं कर पाए कि ये कुत्ता नहीं है। सामने वाले ने फिर बोल दिया आपको कि ये क्या है, कि कुत्ता है। तो अब आप बोलोगे कि ये देखो कि इसके 4 पैर हैं। अब सामने वाला फिर बोल देगा आपको कि 4 पैर तो किसके होते हैं, कुत्ते की भी होते हैं। तो फिर आप नया बहाना ढूंढोगे, आप बोलोगे ये देखो इसके 2 आंखें हैं। तो सामने वाला फिर आपको बोल देगा 2 आंखें तो कुत्ते की भी होती हैं। फिर आप बोलोगे इसके ये देखो 2 बड़े बड़े कान हैं। तो सामने वाला फिर बोलेगा आपको कि बड़े बड़े कान तो कुत्ते के भी हो सकते हैं। अब होगा क्या, आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हो शेर और कुत्ते में, और कंपैरिजन करते करते आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो कि आप बोलते जा रहे हो, सामने वाला मान नहीं रहा है कि ये एक शेर है। तो फिर शेर को शेर कैसे सिद्ध किया जाए? इतने में ही अचानक से क्या हुआ कि आपका शेर जो है ना वो दहाड़ गया। शेर जैसे ही दहाड़ा, दहाड़ते ही आप खुश हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुत्ता कभी दहाड़ नहीं सकता। ये दहाड़ा है इसलिए क्या है दहाड़ा है इसलिए क्या है, शेर है। और इस प्रकार आप शेर को क्या कर सकते हो, शेर सिद्ध कर सकते हो। इस प्रकार की विधि को अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास विधि। कौन सी विधि? विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास विधि में अपन क्या करते हैं, जिस चीज़ को आपको प्रूफ करना होता है उसका उल्टा मान के चलते हैं, और वो जो हमने उल्टा मानना है उसको वो उल्टा हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। उल्टा प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो जो पहले था उसी को मान लेते हैं सही, कि हाँ ये वही चीज़ है जो हम मान के चल रहे थे, जो पहले हमें कर रहे थे वही चीज़ है। तो इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए सवाल अपने पास है कि सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। √2 को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप इसको परिमेय मान के चलोगे। इसमें थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, ये इसके आगे से 1 काट देना भाई।
तो आपको सिद्ध क्या करना है, रूट 2 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप उल्टा मान के चलोगे, यानी कि आपको सिद्ध तो ये करना है कि ये शेर है, पर आप उल्टा मान के चलोगे कि नहीं ये शेर नहीं है, क्या है कि कुत्ता है। चलो करते हैं शुरू। अगर ये एक परिमेय संख्या है, इसको यहाँ पे आपको परिमेय मानना है, परिमेय नहीं मानना है भाई, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्याओं के सारे गुण धर्म मानेगा। आप बोल रहे हो अगर ये कुत्ता है तो ये कुत्तों के सारे गुण धर्म मानेगा तो आप बोलोगे परिमेय संख्याओं को तो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो a बटा b के रूप में लिखा जाता है। तो अपन रूट 2 को किस रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे किस के रूप में लिख सकता हूँ मैं, a बटा b के रूप में लिख सकता हूँ। अब ये a और b मैं नई चीज़ लेके आया हूँ, तो मैं a और b के बारे में बताऊँगा कि a और b क्या चीज़ है। तो a और b का ध्यान रखना आपको, a और b सहभाज्य पूर्णांक है। ये कौन से पूर्णांक होते हैं भाई, सहभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनमें एक साथ सेम संख्या का भाग नहीं जाता है। यानी a और b में एक साथ मान लो 5 है तो 5 का भाग नहीं जाएगा, सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसे पूर्णांक जिनमें एक साथ सेम संख्या का भाग नहीं जाता है सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 2 और 3 में आप कोई भी सेम संख्या एक साथ भाग नहीं दे सकते। जैसे 2 में 1 का भाग चला जाएगा और 3 में भी 1 का चला जाएगा, 1 को छोड़कर किसी भी सेम संख्या भाग नहीं दे सकते। या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 होता है, क्या कहलाती हैं, सहभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं। तो आपने यहाँ पर क्या मानना है, a और b को सहभाज्य पूर्णांक मानना है, यानी सेम संख्या के इनमें क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, रूट 2 को परिमेय मानना है, तो रूट 2 बराबर आ गया a बट्टे b। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं अपन, इसके बट्टा में एक बार 1 मान लेते हैं, 1 मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो a को a से करोगे तो a आ जाएगा, रूट 2 को b से करोगे तो रूट 2 b आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, रूट 2 है ना, रूट 2 जो है उसका आपको रूट हटाना है, क्योंकि हमें रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती है। तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दोगे और इधर भी क्या कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आप देखोगे यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, ये आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। तो आपका आ रहा है a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसे आप दोगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका a स्क्वायर बराबर आ गया 2b स्क्वायर, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब ये जो समीकरण आपने दी है, ये समीकरण आपसे कुछ कहना चाहती है। ये जो समीकरण नंबर 1 है वो आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि मुझे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि समीकरण 1 जो है वो इस प्रकार से है कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। कोई भी दो संख्याएं बराबर होने का मतलब होता है कि 10 बराबर है 10 के, इसको समझो। 10 अगर 10 के बराबर है, 10 के बराबर ही हो सकता है और किसी संख्या के बराबर है। 10 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों संख्या बराबर हैं तो ये दोनों सेम संख्या हैं। अगर आगे वाले 10 में 2 का भाग जाता है तो पीछे वाले 10 में भी 2 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। इसी प्रकार इस 2b स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो पीछे वाले a स्क्वायर में भी 2 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये a स्क्वायर जो है ना, इसमें 2 का पूरा क्या जाता है, क्योंकि आगे वाली संख्या में 2 का भाग जा रहा था, इसीलिए इस पीछे वाली संख्या में भी 2 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। a स्क्वायर में 2 का क्या जाता है, भाग जाता है। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला इस वाली समीकरण से कि ये जो a स्क्वायर है इसमें 2 का क्या जाता है, भाग जाता है। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर में 2 का क्या जाता है, भाग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखना, आपको a स्क्वायर पहले लिखना है 2 बाद में लिखना है। इस लाइन को ऐसे लिखना है कि a स्क्वायर 2 से क्या है, भाज्य है। अगर a की स्क्वायर 2 से भाज्य, अब देखो मैं 4 की स्क्वायर ले रहा हूँ, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16। जो भी स्क्वायर आई उसमें 2 का पूरा क्या जा रहा है। तो आपने जिस संख्या की स्क्वायर की है, स्क्वायर किसकी की थी आपने, 4 की स्क्वायर की थी, तो मैं कह रहा हूँ उस 4 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। किसी संख्या की स्क्वायर करने के बाद जो नई संख्या आती है उसमें अगर 2 का भाग जाता है तो जिस संख्या की आपने पहले स्क्वायर की थी उसमें भी 2 का क्या जाएगा। तो a की आपने स्क्वायर करने के बाद जो भी आया उसमें 2 का भाग गया, तो ये अंदर वाला जो a है इस a में भी 2 का पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो इस लाइन से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं कि अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा।
और a में 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 2 से भाज्य। अगर a 2 से भाज्य तो a को आप क्या क्या मान सकते हो, a को मान सकते हो आप यहाँ पे माना a बराबर 2c, a को क्या मान सकते हो 2c मान सकते हो। और बता देना जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है यानी कि पूरा पूरा अंक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस a के दोनों तरफ स्क्वायर करनी है, इस समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर, यहाँ पे स्क्वायर और 2c के भी क्या कर दो स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ से निकल के आएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 होती है, c स्क्वायर, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर बराबर 4 है c स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर है ना, इसका मान आपके पास पहले से है, a स्क्वायर का मान कितना है 2b स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख दिया, 2b स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 4c स्क्वायर, 2 गुणा में आगे जाके भाग में, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 4/2c स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा b स्क्वायर बराबर 4 में 2 का भाग दोगे तो 2c स्क्वायर। अब इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 को गौर से देखो, गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे वाली संख्या में 2 का भाग जाता है और इसके बराबर में ये इधर वाली है। अगर आगे वाली संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पीछे वाले में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो b स्क्वायर है ये 2 से क्या है भाज्य है, b स्क्वायर 2 से क्या है भाज्य। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि b स्क्वायर 2 से क्या है भाज्य। ये लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, 2 b स्क्वायर पहले आएगा 2 बाद में आएगा, b स्क्वायर 2 से क्या है भाज्य। फिर आगे चलते हैं, अगर आपका b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो मैंने कहा था किसी संख्या की अगर स्क्वायर भाज्य होती है, b की स्क्वायर 2 से भाज्य हो गई है तो वो खुद संख्या भी 2 से क्या होगी, b भी 2 से क्या होगा भाज्य होगा। अभी देखा था हमने कि 4 की स्क्वायर की कितनी आई 16, 16 में 2 का भाग जाता है, तो जिस संख्या की आपने स्क्वायर की उसमें भी 2 का क्या जाएगा भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पर b 2 से क्या हो गया भाज्य हो गया, लेकिन आपने पहले बोल रखा है कि a में 2 का भाग जाता है, a में 2 का, ये बात आपने पहले सिद्ध कर दी। अब आपने हाल फिलहाल में सिद्ध किया है कि b में भी 2 का क्या आता है 2 का भाग जाता है। ये दोनों बात अलग अलग लिखें, इससे अच्छा दोनों को साथ में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि a और b दोनों 2 से क्या हैं भाज्य, लेकिन ये लेकिन सब शब्द जब भी आता है ना कुछ गड़बड़ करता है। यहाँ पर लेकिन आया, लेकिन आपने शुरुआत में कहा था, क्या कहा था कि a और b कौन है सहभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि ऐसे पूर्णांक हैं a और b जिनमें सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप यहाँ पे बोल रहे हो a और b में 2 का भाग जाता है, पहले आपने बोल दिया यहाँ पे इस लाइन में कि a और b में 2 का पूरा पूरा क्या जाता है यहाँ पे भाग जाता है, और आगे आप बोल रहे हो a और b सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे कह रहे हो a और b में 2 का भाग जाता है और यहाँ पे बोल रहे हो a और b सहभाज्य पूर्णांक है। ये वैसा ही हुआ, a और b में 2 का भाग जाता है। एक सेकंड पहले आपने बोला कि ये कुत्ता है और एक सेकंड बाद वो दहाड़ गया, शेर वाले गुण दिखाई दे रहे हैं। अब आप उसको कुत्ता बोलोगे या शेर बोलोगे, यहाँ पर आपके पास विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, किस चीज़ का कुत्ते का, कि ये कुत्ता नहीं है। तो आप फिर क्या बोलोगे, जब आपके पास a और b 2 से भाज्य भी आ रहा है और a और b को आप सहभाज्य पूर्णांक बता रहे हो, तो आप बोलोगे कि दोनों बातें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि या तो उनमें दोनों में साथ में 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग चला गया है तो फिर वो क्या नहीं होंगे सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पहले पूर्व में अवधारणा की थी हमने, उसका क्या प्रकट हो गया है विरोध प्रकट हो गया है कि √2 क्या है कि परिमेय संख्या। इस वाली अवधारणा क्या प्रकट हो गया है विरोध प्रकट हो गया है। तो एंड में अपन बोलेंगे कि नहीं, अगर इसका विरोध प्रकट हो गया तो ये परिमेय नहीं क्या है अपरिमेय, यानी कि जब विरोध प्रकट हो जाता है तो अपन फिर लास्ट में बोल देते हैं कि ये कुत्ता नहीं क्या है शेर है। कुल मिला के आपको शेर को शेर प्रूफ करना है। तो ये सब करने की ये जो विधि है, इस विधि को विरोधाभास विधि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम आगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि आपका 2017 में पूछा भी गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि √3 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या मान के चलोगे परिमेय संख्या मान के चलोगे।
√3 को क्या मान के चलोगे, परिमेय संख्या मान के चलो। अगर ये परिमेय संख्या है इसे आप a/b के रूप में लिख सकते हो। तिरछा गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 को b से गुणा करोगे और सामने क्या आ जाएगा a, तो a बराबर आ गया √3 भी, और दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा 3b² और इधर आ गया आपके पास a²। आगे चलोगे, इस समीकरण 1 को गौर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें 3 का भाग जाता है, तो पीछे वाली संख्या में भी 3 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये जो a² है वो 3 से भाज्य है। ये लाइन थोड़ी गलत लिखी हुई है, a² जो है वो 3 से क्या है, और किसी संख्या की अगर स्क्वायर 3 से भाज्य हो गई, किसी संख्या की आपने स्क्वायर करने के बाद उसमें 3 का क्या जा रहा है, पूरा भाग। जैसे आप मान लो 3 की स्क्वायर कर रहे हो, 3 की स्क्वायर 9 आती है, 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो जिस संख्या की आपने स्क्वायर की उसमें भी 3 का पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। अगर संख्या की स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो खुद a में भी 3 का भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो इसको आप ऐसे मान सकते हो, माना a बराबर कितना c, 3c। जब 2 का भाग जा रहा था तो आपने माना a बराबर 2c, और 3 का भाग जा रहा है तो आप मानोगे a बराबर कितना c, 3c। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और आगे भी स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर बराबर 9c की स्क्वायर, तो ये आ गया a² बराबर 9c²। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे कि a² का आपके पास पहले से मान है, a² बराबर कितना था, 3b² था। a² की जगह आपने क्या रख दिया, 3b² रख दिया, 9² चल ही रहा है। तो अब आप बोलोगे कि ये 3 गुणा में आगे जाके भाग में, तो यहाँ पे बचेगा b² बराबर 9c² के बट्टा में 3 आ गया। 3 से इसको काटोगे, इसको अगर आप काटते हो 3 से तो ये आ जाएगा b² बराबर 3c²। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि आगे वाली जो संख्या है उसमें 3 का पूरा भाग जाता है, इसमें 3 का जाता है, तो b² में भी 3 का क्या जाएगा, भाग। तो यहाँ पे इस लाइन को देख के आप बोल सकते हो कि अगर इसमें 3 का भाग जाता है तो b² में भी 3 का क्या जाएगा। ये लाइन गलत, आप यहाँ पे लिखो b² 3 से क्या है, और किसी संख्या की स्क्वायर 3 से भाज्य तो खुद संख्या b भी 3 से क्या होगी, भाज्य। थोड़ी सी देर पहले आपने सिद्ध किया था कि a 3 से भाज्य, अब आपने सिद्ध कर दिया कि b भी 3 से भाज्य। इसका मतलब दोनों 3 से भाज्य हो गए। दोनों अगर 3 से भाज्य हो गए तो आप साथ में लिख सकते हो a और b दोनों 3 से भाज्य, लेकिन आपने कहा था a और b क्या हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं। अगर a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं तो दोनों में 3 का भाग साथ में नहीं जाएगा, और a और b में आप बोल रहे हो 3 का दोनों में साथ में भाग जाता है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, तो आप बोलोगे यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट होता है, विरोध प्रकट होता है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। इस वाली अवधारणा का विरोध प्रकट हो गया, परिमेय संख्या वाली का। कुत्ते का विरोध प्रकट हो गया है तो फिर वो क्या है, शेर है, यानी कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन करते हैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर, ये 6 नहीं है भाई, 2 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली का, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और 5 - √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप उल्टा मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे कि ये क्या है, ये अपरिमेय गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसे आप a/b के रूप में लिख सकते हो, और a और b क्या है, यहाँ जहाँ सहभाज्य पूर्णांक है। ऐसे सवालों में आप थोड़ा ध्यान रखोगे, आप पहले से √2 और √3 और एक √5 इनको अपरिमेय सिद्ध कर लोगे, फिर इन्हीं की सहायता से आगे वाले सारे सवालों को क्या करोगे, आप प्रूव करोगे कि आगे वाली सारी चीज़ें क्या हैं, अपरिमेय। तो सिद्ध करने के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि √3 जो है ना, इस रूट वाली संख्या को एक तरफ रख लोगे। आप एक तरफ रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से आप देखोगे आपके पास आएगा कि ये √3 को एक तरफ रखना आपको। √3 इधर माइनस का आगे जाके किसका, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 5 - √3 बराबर आपका a/b। तो ये माइनस का √3 आगे जाके किसका हो जाएगा, ये √3 आगे जाके हो जाएगा प्लस का। √3 को मैं आगे लेके चला गया हूँ, प्लस का हो गया। a/b को वापस इधर ले आओ, 5 माइनस क्या आ गया, a/b। अब इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा b लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद आप देखोगे कि इसके नीचे कुछ है नहीं 5 के, तो ये आ जाएगा 5b, और b से b कट गया तो ऊपर बचा a। 5b - a बराबर √3, यानी कि 5b - a बराबर क्या है, √3। अब इस संख्या को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा a और b क्या थे, आपके पूर्णांक थे, पूरे अंक थे।
जब a और b पूर्णांक है तो 5b माइनस a ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाते हैं तो पूर्णांक ही आती है। तो ये जो ऊपर आपको संख्या दिखाई दे रही है 5b माइनस ये पूर्णांक है, बट्टा में है इसके b, ऊपर वाली पूर्णांक है और b भी एक पूर्णांक है, a और b दोनों पूर्णांक थे, ये रही सहभाज्य पूर्णांक लेके चले थे हम, बट्टा में भी आपके पूर्णांक आ रहा है। और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक ये जो नई संख्या बनती है, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक वाली संख्या हमेशा ये संख्या परिमेय संख्या बनती है। पूर्णांक के बट्टा में पूर्णांक आ जाता है ना, तो उस संख्या को बोलते हैं अपन परिमेय संख्या। तो 5b माइनस ए बट्टा 5b माइनस ए बट्टा b ये वाली जो संख्या है इधर वाली, ये परिमेय संख्या है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दो संख्याएं बराबर है, बराबर होने का मतलब ये है इधर वाली अगर परिमेय है तो सामने वाली भी परिमेय होगी। तो मैं कह रहा हूँ 5b माइनस ए एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने कौन है, इसके सामने आपके है √3, तो √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने सिद्ध किया है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक बार आप बोल रहे हो √3 परिमेय, परिमेय किसके हिसाब से कि ये वाली परिमेय आई थी तो इसके बराबर ये, तो ये परिमेय होनी चाहिए, तो ये परिमेय है। लेकिन आप जानते हो कि √3 क्या होती है, अपरिमेय होती है। एक बार √3 को आप परिमेय बोल रहे हो, एक बार √3 को आप अपरिमेय बोल रहे हो, दोनों बात एक साथ कभी हो नहीं सकती। तो आप बोलोगे यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट होता है, विरोध प्रकट होता है कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, इस बात का विरोध प्रकट हो गया तो फिर 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं, शायद देखने पड़ेंगे किताब में मिला लेना आप। तो आपको सिद्ध करना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या मान के चलोगे, इसको परिमेय मान के चलोगे। ठीक है, इस संख्या को आप परिमेय संख्या मान के चलोगे। परिमेय मान के चलोगे तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में √2 को एक तरफ रखना है। 3√2 को आप a/b मान लेते हो और √2 को यहीं पे रखना, √3 को आगे ले जाओ, √2 को यहीं पे रखना है, तो a/3 भी आ गया। अब देखो a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या आता है, परिमेय आता है। ये पूरी संख्या जो बनी है आपकी आगे वाली, ये पूरी संख्या बनी है, परिमेय बनी है। ये परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी परिमेय होनी चाहिए। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि a/3 भी परिमेय बनी है तो √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय। लेकिन आप पहले से जानते हो √2 क्या होती है, कि अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए आप बोलोगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया है कि √3 एक परिमेय संख्या, इस वाली अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया है। तो 3√2 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई है। अब अपन प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल चल रहे थे इतनी देर। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रमाणित कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप उससे परिमेय मान के चलोगे। ये सब में भी गलत लिखा गया है, जल्दीबाजी में मैंने गलत छाप दिया ये, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय मान के चलना आपको। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये बात आप मान के चलोगे। ये अगर परिमेय संख्या है, अगर √5 परिमेय संख्या तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हो। तो आ जाएगा √5 बराबर a/b, तो यानी तिरछा गुणा करोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका √5b। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करनी होती है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से हो गया रूट कैंसिल। तो आपका आ गया a² बराबर 5b²। इसको समीकरण नंबर देते हो आप 1। इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इस वाली संख्या में 5 का भाग जाता है तो इधर वाली संख्या में 5 का क्या जाएगा, भाग। तो आपको इधर वाली से मतलब होता है, a वाली से। तो आप बोलो a² 5 से भाज्य। यहाँ पे आपने ये भी थोड़ा गलत लिखा गया है, a² पहले आएगा, a² 5 से क्या है, भाज्य। अगर a² में 5 का भाग जाता है तो खुद a में भी 5 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। और a में अगर 5 का भाग जाएगा तो आप यहाँ पे मान लोगे, ये भी गलत है अभी, a बराबर क्या मान लोगे, 5c मान लोगे। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a² बराबर आ जाएगा 5c की होल स्क्वायर। तो ये आ गया a² बराबर 5 की स्क्वायर 25 होती है, c²। अब ऊपर से a² का मान रख दोगे, ऊपर a² का मान था 5b² बराबर 25c²। यहाँ से आप क्या 5 गुणा में आगे जाके भाग में, तो ये आ गया b² बराबर 25/5c²। 25 में 5 का भाग दोगे तो ये आएगा 5, तो आ जाएगा आपका b² बराबर 5c²।
अब इसको गौर से देखो, इसी समीकरण नंबर 2 दे देना, इसे गौर से देखो, इसमें किसका भाग जाता है 5 का, तो इसमें 5 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये बी स्क्वायर जो है ना ये 5 से क्या है, भाज्य है। तो अपन ये कैलकुलेशन निकालेंगे यहाँ पे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मैंने साइड में सेल करके आपको दिखा दिए। तो ये जो समीकरण है ये इससे आप बोलोगे बी स्क्वायर जो है ना, बी स्क्वायर 5 से, स्क्वायर भाज्य 5 से, तो खुद बी भी 5 से क्या होगा, बी भी 5 से भाज्य होगा। आपने 1 सेकेंड पहले सिद्ध किया था कि ए 5 से भाज्य, अब आपने सिद्ध कर दिया बी भी 5 से भाज्य, दोनों सेम संख्या से भाज्य हो रहे हैं। तो आप साथ में लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि ए और बी दोनों 5 से क्या है, भाज्य। लेकिन आपने कहा था ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, यानी दोनों में सेम संख्या का भाग जाता नहीं है, सेम संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपकी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया। कौन सी अवधारणा का, इस वाली का, कि √5 एक परिमेय संख्या, इस अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया है। इसका विरोधाभास प्रकट हो गया है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुकी है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या मान के चलोगे, परिमेय मान के चलोगे। और इसको परिमेय मान के चलोगे तो आप बोलोगे कि परिमेय को तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और a/b के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, 3 + 2 √5 को a/b लिख दोगे। अब ऐसे सवालों में मैंने बताया था कि आपको √5 वाली संख्या को एक तरफ लिखना होता है, बाकी को एक तरफ ले जाना होता है। तो आप 2 √5 को यहीं पे रख लो, 2 √5 को यहीं पे रखते हो तो आपका आ जाएगा a/b - 3। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, √5 बराबर आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा b से b कट गया, ऊपर बचा a - 3b। और ये दो जो गुणा में है ना √5 के, इसको आगे भाग में ले जाओ रे, तो आगे a - 3b / 2b। तो ऊपर a भी पूर्णांक 3b भी पूर्णांक, पूर्णांक में से घटाओगे पूर्णांक में से घटाओगे पूर्णांक, तो ऊपर आएगा पूर्णांक, और नीचे भी आया है 2b पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक, कुल मिला के ये पूरी संख्या सामने वाली परिमेय बन चुकी है। यानी कि ये जो संख्या नहीं, ये आपकी परिमेय बन चुकी है। ये परिमेय तो इसके सामने जो है वो भी परिमेय होनी चाहिए। तो आप बोलो ये अगर परिमेय है तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय। लेकिन आपने पहले से सिद्ध कर रखा है कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो एक बार तो आपका आ जाएगा √5 परिमेय। देखो क्योंकि ये परिमेय आई है, ये परिमेय आई है, तो इसके सामने वाली ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन आप जानते हो कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती। कौन सी कि √5 परिमेय, √5 अपरिमेय नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे हाँ, हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इस वाली अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया है। लास्ट में अंत में बोलोगे आप, अतः 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दे रखे। पहला पॉइंट नंबर 1 देख लेते। पॉइंट नंबर 1 में आपको सिद्ध करना है कि ये वाली संख्या अपरिमेय है। तो उल्टा मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या को तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है। मैं 1/√2 को a/b लिख रहा हूँ, और आपको क्या करना है, इधर रूट की संख्या रखनी है, तो इसको उल्ट दो, पलटा खुआ दो। पलटा लगाओगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। नीचे 1 लिखते नहीं है, इसको भी उल्ट दो, b ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। अब इधर √2 बची है। अब देखो a पूर्णांक था, b भी पूर्णांक था, ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है। पूर्णांक बट्टा पूर्णांक जो संख्या बनती है वो परिमेय बनती है। तो आप बोल सकते हो कि ये सामने वाली जो संख्या बनी है ना, ये क्या बनी है, परिमेय बनी है। तो इसके बराबर में जो है वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि b/a परिमेय बनी है, तो इसके बराबर में √2 थी, ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन आपने पहले से सिद्ध कर रखा है कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। एक बार √2 अपरिमेय आई है, एक बार परिमेय आई है। तो आप बोलो यहाँ हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। इस वाली अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हुआ इस वाली का, तो इसका उल्टा कह देंगे कि अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अपन देखने पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में सेम वैसे ही सिद्ध करना है कि आपको
7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या मान के चलोगे, आप इसको परिमेय मान के चलोगे कि 7√5 क्या एक परिमेय। परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हो आप, 7√5 को a/b के रूप में लिख सकते हो आप। और 7√5 को a/b के रूप में लिखोगे तो आपको एक तरफ √5 वाली रखनी है, तो √5 को मैं यहीं रख लेता हूँ, 7 गुणा में आगे जाके भाग में a/7b। अब सामने वाली संख्या को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक परिमेय होती है। तो ये वाली संख्या आपकी निकल के आई है परिमेय। और ये वाली संख्या अगर है परिमेय तो इसके बराबर में जो है वो भी होगी परिमेय। तो √5 परिमेय आई है। लेकिन आप पहले से जानते हो कि √5 क्या होती है, पहले से क्या जानते हो, √5 क्या होती है, अपरिमेय होती है। एक बार √5 को परिमेय बोल रहे हो, एक बार √5 को अपरिमेय बोल रहे हो, दोनों साथ में हो नहीं सकती। तो आप बोलोगे यहाँ हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है कि 7√5 क्या है एक परिमेय संख्या। इस वाली अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया तो आप बोलोगे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हो गया पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या मान के चलोगे, परिमेय मान कर चलोगे। आपने इसको क्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान लिया है। परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, परिमेय संख्या होती है a/b के बराबर या p/q के बराबर होती है, a/b के बराबर होती है। √2 को यहीं पे रख लो, 6 को आगे ले जाओ, a/b - 6 लघुत्तम ले तो √2 बराबर आ जाएगा आपका, बट्टा में b है, b से b कट गया, ऊपर बचा a माइनस b को 6 से गुणा करोगे 6b। अब इस बराबर वाली संख्या को आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया तो ऊपर आया पूर्णांक, और नीचे भी है b पूर्णांक। पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय। तो ये वाली जो संख्या है ये है परिमेय, ये परिमेय, तो इसके बराबर में जो है वो भी होगी परिमेय। और आपको पता है कि √2 तो अपरिमेय होती है, तो आप बोलोगे ये संख्या आपकी परिमेय आई है, ये परिमेय आई है, तो इसके बराबर में जो है वो भी परिमेय होगी। लेकिन आप पहले से जानते हो कि √2 तो अपरिमेय होती है। √2 एक बार परिमेय आ रही है, √2 एक बार अपरिमेय आ रही है, दोनों काम साथ में हो नहीं सकते। तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ हमारी अवधारणा का क्या प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। कौन सी अवधारणा का, इस वाली का, कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लास्ट में बोल दोगे इस वाली का अब विरोधाभास प्रकट हो गया है, तो 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट करके बता देना रे, दोबारा इसको करवा देंगे। कोई सवाल में दिक्कत आ रही है तो बता देना। आज के इस वीडियो में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।